गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब उसी का हम आगे पढ़ रहे हैं कि कैसे, मतलब जैसे अगर किसी का रिडक्शन होता है किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी पर क्या होता है, किसी में रिडक्शन होगा, कोई ऑक्सीडाइज होता है, तो कितनी अमाउंट किसी की रिड्यूस हो रही है या ऑक्सीडाइज हो रही है, या हम कहें कि कितनी अमाउंट में एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम निकालते हैं किससे, उससे हम निकालेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसे भी हम निकालते हैं फैराडे लॉ से। पर फैराडे लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देखो, अगर हम निकालेंगे, अगर हमें किसी का डिपोजिशन या कुछ भी निकालना है तो हम जानते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या बनाया था कि ये सेल है और ये हमने इलेक्ट्रोड ली थी, एक कैथोड और दूसरी एनोड, और इनको हमने किससे जोड़ दिया था, बैटरी के साथ इसको हमने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था हमने जो आयनिक कंपाउंड था, यानी जब ये आयंस होंगे तो कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होगा और एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, लिबरेशन हो रहा, लिबरेट हो रहा था। तो कितनी अमाउंट में कोई चीज डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कि आप कितना चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करोगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर से क्या पास होगी, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो या चार्ज फ्लो कर रहे हो उतनी ही अमाउंट में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है या रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप चार्ज कैसे निकालते हैं, क्योंकि जितनी अमाउंट में करोगे आपके पास जो यहाँ डिपोजिशन होगा वो मोल में क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम किस में क्वांटिटी ले रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मोल से, क्योंकि मोल में डिपोजिट हो रहे हैं तो हमें मोल में चार्ज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, एज वी नो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही पढ़ते आए हम, नेगेटिव में होता है ना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं कहूं कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, तो हम सब जानते हैं कितने होते हैं भाई, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल टू, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम कि 1 मोल ऑफ किसी भी चीज में नंबर ऑफ एटम या कितने भी हम कंसीडर करते हैं 1 मोल में हमेशा किसके इक्वल टू करते हैं, अवोगाड्रो नंबर में। यानी अवोगाड्रो नंबर कितना होगा, 6.023 10⁻23, इतना ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इतना, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा कि एक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.023 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻19। तो ये जो टोटल चार्ज आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, जो हमेशा हम लेते हैं 96500 कूलम। वैसे इसकी वैल्यू आती है 96486, कितनी आती है, 96486। पर केमिस्ट्री मतलब उसने क्या किया, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो कमेटी होती है उसने डिसाइड किया कि ये नंबर हम कितना कंसीडर करेंगे, 96500 कूलम। तो याद रखना, ये वैल्यू आपको इस पूरे चैप्टर में लर्न रखनी है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज आता है, 96500 कूलम। कितना आता है, 96500 कूलम। ये आपको अपने माइंड में रखना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। कितना होगा भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा, 96500 कूलम।
ये आपको लर्न रखनी है चीज, ठीक है। कैसे निकाला ये आप लोगों ने देख ही लिया। तो चलिए अब इसकी हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जो सबसे पहले जिससे हम निकालते हैं किसी का भी, भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, कितना मास डिपोजिशन होगा, वो हम निकालते हैं। एक साइंटिस्ट था फैराडे जिसने बताया था, तो हम पढ़ते हैं उनको फैराडे लॉ में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, है ना। तो फैराडे ने क्या कहा, देखो फैराडे ने यही कहा, द मास ऑफ डिपोजिशन, द मास ऑफ डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ एलिमेंट, द मास ऑफ डिपोजिशन ऑफ, और या तो डिपोजिशन कह दो या लिबरेट, क्योंकि टोटल इक्वल अमाउंट में हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द मास ऑफ डिपोजिशन और लिबरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो, is directly proportional to the charge flow through the electrode। कि आप इलेक्ट्रोड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कि आप किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो क्या होगा, उतनी ही अमाउंट में एलिमेंट है वो डिपॉजिट होगा या क्या होगा, वो लिबरेट होगा। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि उतनी ही अमाउंट में एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि रिड्यूस्ड होना मतलब डिपॉजिट होना और ऑक्सीडाइज होना मतलब लिबरेट होना पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, द मास ऑफ, क्या कहा भाई, क्या कहा, द मास ऑफ डिपोजिशन, the mass of deposition or liberation of any substance is directly proportional to the, is directly proportional to the amount of charge flow, amount of charge flow through the electrode, through the electrode। कि आपने किसी इलेक्ट्रोड के अंदर क्या कहा है कि जो मास होगा डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं इस मास को W से लिख दूं, यहां पर लिख दिया मास, is directly proportional to the charge flow या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, कि कितने कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, कितनी हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते जाएंगे रिएक्शन होती जाएगी, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप किया रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसको देते जाओगे, इन इलेक्ट्रोड को देते जाओगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर सब्सटेंस क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो W क्या हो गया, मास, और ये क्या हो गया, चार्ज, या इसको मैं कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सब जानते हो चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, Q इज, भाई कितना एम्पियर आप करंट, कितना क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो कितने टाइम में, यही क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, पासिंग ऑफ करंट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में आप कितना करंट फ्लो कर रहे हो, उसे ही आप क्या बोलते हो, चार्ज, उसे ही आप क्या बोलते हो, चार्ज। तो अगर ये वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IT लिख सकते हो भाई, क्योंकि चार्ज कितना होता है, कितना करंट कितने टाइम में आप पास कर रहे हो, वो उसका क्या होता है, चार्ज होता है। भाई यहाँ कितना चार्ज है कि आप कितना करंट फ्लो कर रहे हो, जो I होता है, और कितने टाइम में कर रहे हो, ये इसका क्या है, चार्ज। तो ये हो गया। अब आपको मैथमेटिक्स में पता है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके लिए कोई साइन यूज करते हैं, कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हम लिख रहे हैं Z से, किससे लिख रहे हैं, Z से।
और ZIT, और यहां Z को कहा जाता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, इसलिए इसको कहा है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या कहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है 1 सेकेंड में, यानी इसका चार्ज अगर 1 कूलम्ब कर दूं, चार्ज कितना? 1 कूलम्ब। अब आप कहोगे कि ये ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया W इक्वल टू कितना होता है? ZIT। W इक्वल टू कितना होता है? ZIT। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फैराडे का फर्स्ट लॉ कितना कहता है कि आप इलेक्ट्रोड के अंदर से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करोगे, उतना ही ज्यादा आपका सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा है? प्रोपोर्शनल रखा है, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। ये हो गया मास, ये हो गया चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। इसको हटाया तो इसकी जगह IT यूज कर सकते हैं। W इक्वल टू क्या हो गया? IT। जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहां हमने कांस्टेंट के लिए यूज किया Z क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी चीज में इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो एक ही तरीका हमारे पास कि मान लो कि इसके अंदर मैं 1 कूलम्ब चार्ज क्या कर रही हूं? पास कर रही हूं। ये मेरे पास है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके अंदर मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास कर रही हूं, यानी मेरे पास जो चार्ज है वो कितना आ गया? 1 कूलम्ब। अगर मैं इसके अंदर 1 कूलम्ब चार्ज पास करूं तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W इक्वल टू द Z। कब? क्या लिखेंगे? When we pass 1 coulomb charge through the electrolytic cell, then mass of deposition is directly proportional to the electrochemical equivalent constant। यानी क्या कहेंगे? Electrochemical equivalent constant is defined as 1 coulomb charge pass through the cell, then it is equal to the mass of the deposition। वो किसके इक्वल टू हो जाता है? मास ऑफ डिपोजिशन। Z की वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाती है भाई? मास ऑफ डिपोजिशन के इक्वल टू हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, किसका? फैराडे का। आ गया होगा आपको समझ में? यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो एक और बार देख लीजिए। क्या कहा है? Z की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो ये वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू अगर 1 आ गई तो Z इक्वल टू क्या हो गया? W। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है वो मास ऑफ डिपोजिशन के कैसे आ गया? इक्वल आ गया। अब देखिए कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले आपको एक तरीका बताती हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। पहले निकालते हैं और फिर क्या सोल्व करते हैं? हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले निकालना सीख रहे हैं कि Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में हमें करंट भी गिवन होगा, हमें टाइम भी गिवन होगा, बट Z की वैल्यू और मास ऑफ डिपोजिशन हमसे पूछेगा। और क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें Z निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो देखो, कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया हुआ है भाई NaCl। क्या लिया हुआ है? NaCl। और यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो रहे थे भाई? सोडियम डिपॉजिट हो रहा था। क्या डिपॉजिट हो रहा था? सोडियम। देखो कैसे रिडक्शन हो रहा था कि Na पॉजिटिव है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो किसमें चेंज हो गया? Na में। किसमें चेंज हो गया? Na में। यानी अगर मैं कहूं
यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक मोल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, भाई एक मोल Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो किस में चेंज हो रहा है, Na में। यानी मैं कहूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, क्योंकि यहाँ पर एक मोल है, इक्वल टू कितने मोल के बराबर हो, ये अकेला सोडियम है तो 1 मोल ऑफ सोडियम। भाई जो एक मोल है, एक मोल सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, किसके इक्वल टू हो गया, 1 मोल ऑफ सोडियम। अब हमने अभी निकाला था एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, याद करवाया था मैंने आपसे, एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार्ज 96500, चलो इतना ही करवाया था। और एक मोल सोडियम का मास कितना होगा, याद करो कितना होगा, 23 ग्राम होता है। अरे सोडियम का नंबर 11 और मास कितना होता है 23, तो एक मोल का कितना हो गया 23, इतने कुलाम इक्वल टू कितना ग्राम 23, तो 1 कुलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अपॉन में 96500। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू। कैसे निकालते, आ गई समझ में, कैसे निकाला हमने, कैसे डिपोजिशन होगा, दोबारा देख लो कि भाई एक सोडियम है, एक मोल सोडियम Na पॉजिटिव, तो वो करने के लिए 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एक मोल है तो एक ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसमें चेंज हो गया Na में। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 96500 ग्राम, और एक मोल सोडियम का मास कितना होता है 23, इक्वल में रखा। यहाँ इतने कुलाम, अगर एक कुलाम का करना पड़े तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, या मल्टीप्लाई, यहां पर कितना मानो 1 इज द एन फैक्टर। कैसे निकालेंगे अभी दिखाती हूं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को, लिख लिया। अब देखो एक और निकालते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया होगा ना कैसे निकालते हैं। चलिए हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, मान लो हम डिपोजिशन पढ़ रहे हैं, यहां पर मैं NaCl ना लेके मैंने लिया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या लिया भाई, मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो Mg कैसे निकालेंगे भाई, मैग्नीशियम सल्फेट है तो वो यहाँ किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में, है ना। तो ये Mg2 पॉजिटिव है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने लेगा 2, और किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम में। किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम में। ये तो आपको पता ही है कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर एक मोल की जगह आप कितने आ गए भाई, यहाँ पर एक मोल की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम की इक्वल टू आ गए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल टू आ गए, मैग्नीशियम के इक्वल टू आ गए। अब अगर मैं निकालूं 2 मोल का चार्ज कितना होगा भाई, 1 मोल का कितना होता है 96500, तो 2 मोल का इससे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 मोल ऑफ कितना मास होता है 24, कितना हो गया 24। तो अगर यहाँ पे ये 2 का अगर 1 का निकालू मैं, 1 कुलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, 2 मल्टीप्लाई 96500, यही आया। यानी मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर 2 क्यों आया आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। देखो फॉर्मूला क्या है, 24 क्या हो गया मोलर मास, 96500 क्या हो गया, ये ऐसे कैसे लिख देती हूँ 96500। यहाँ 2 क्या है, 2 हो गया भाई एन फैक्टर, 2 क्या हो गया एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है। भाई एन फैक्टर क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। जैसे अगर मैं ये एल्यूमिनियम के लिए निकालू, मान लो Al3 पॉजिटिव था, ये Al में चेंज हो रहा है ना। तो सबसे पहले इसका मोलर मास लिखूंगी ऊपर, फिर इसका क्या
होंगे 1 फैराडे 96500 और NF, यहाँ पर NF की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 3, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 4। इस तरीके से निकाल के देख लीजिए आप। तो इस तरीके से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z। क्या कहा है, Z की वैल्यू कब है, जब आप 1 कूलम करंट पास कर रहे हैं तो उतना ही मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, Z की वैल्यू। आपको ये निकालना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आप लर्न रख लो बस। ट्वेल्थ के लिए तो आपके लिए इतना ही काफी, बट मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि कैसे निकला। अब चलिए एक एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। पहले तो देखो फॉर्मूला याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Z की वैल्यू कितनी आई कि किसी का कितना मोलर मास था, उसके बाद 1 फैराडे 96500 यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका n फैक्टर। फिर हमने क्या पढ़ा था कि फैराडे इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने भाई, मास ऑफ डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी क्या वैल्यू आई थी, ZIT, यही था। चलिए अब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल गिवन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट, और करंट कितना गिवन है, 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब बताना है मास ऑफ डिपॉजिटेड कैथोड, और कहा है इफ मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना हो गया, 63.5 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए, अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछते, अगर आपसे अब पूछते कि इसमें क्या पूछना, आपको W बताना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपको Z का फॉर्मूला बता ही दिया कैसे निकालते हैं। भाई मोलर मास कितना गिवन है, 63.5, 96500। NF की वैल्यू कितनी होती है, N फैक्टर। अपने पास क्या है N फैक्टर के लिए, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट किसमें ब्रेक होगा, कॉपर में, और SO4 2 नेगेटिव में, यानी कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर में। तो यहाँ पर N फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। I की वैल्यू कितनी है, भाई ये तो Z का फॉर्मूला है, पूरा रख दिया हमने। अब देखो I की वैल्यू कितनी है, 1.5, और टाइम कितना गिवन है, यहां देखिए टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट, बट हमें सेकंड में चाहिए, क्योंकि टाइम हम सेकंड में लेते हैं। तो मिनट को क्या करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। कितनी सेकंड आ गई भाई, 600 सेकंड। तो कर दीजिए। अब आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो ना। अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू है भाई वो आ जाएगी 0.296, 0.296 ग्राम। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। देखिए इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आसानी से क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। तो Z की वैल्यू अब याद रखना कैसे निकलेगा, मोलर मास अपॉन में टोटल चार्ज मल्टीप्लाई N फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल पढ़ते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। आपको सिर्फ पता होना चाहिए फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कैसे निकलेंगे, और फैराडे का फर्स्ट लॉ लर्न होना चाहिए। थैंक यू।